हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। मेरा नाम है नीतीश कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और शानदार टॉपिक जिसका नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एंड एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे। इसका क्या है, एक मिनट। वर्क पावर एंड एनर्जी ये जो है मैकेनिक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप सारे मैकेनिक्स के जितने भी लिस्ट आप बना ले, है ना, मैकेनिक्स का, तो इसका जो है नंबर आएगा, है ना, इसका नंबर आएगा, इंपॉर्टेंट में इसका नंबर आएगा वर्क पावर एनर्जी का। ठीक है, इससे 2 या 3 क्वेश्चंस आपको नीट में और 1-2 क्वेश्चंस जेई जेई मेन से एडवांस में पूछ देते हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका एप्लीकेशन जो है वो आने वाले टॉपिक में आपको भरपूर मिलेगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटोस्टैटिक्स हर एक जगह यदि पढ़ेंगे आप, मतलब इसका यूज होना ही होना है। हर एक जगह वर्क की बात की जाएगी, एनर्जी की बात किया जाएगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है, इस टॉपिक के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। क्यों? आप इस टॉपिक में तो जो सीखना है सीखेंगे ही, इसका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आप लोग इत्मीनान से, एकदम प्यार से जो है रिलैक्स होकर बैठ जाइए और धीरे धीरे आराम आराम से सुनते जाइए। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो स्लो लगे तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए, है ना। 1.25 पे करके आप उसको आराम से देखिए, 1.5 पे भी देख सकते हैं। आइए बात करते हैं वर्क का, कि भाई ये वर्क होता क्या है। वर्क, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? कार्य। ठीक है, हम लोग 9th क्लास में क्या पढ़े थे? 9th क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, जब किसी वस्तु पर या किसी ऑब्जेक्ट पर हम यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस वस्तु पर यदि उसका यदि डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो जितना हमने क्या किया, एनर्जी लगाया है, उस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं, है ना। When force is applied on the body and body gets displaced, then it is said to be work has been done on the body। ठीक है, क्लास 9th में हम लोग जो कहानी पढ़े थे वो कहानी वहां के हिसाब से सही था, क्योंकि हम लोग क्या थे, बच्चे थे। लेकिन अब 11th में कहानी अलग है। ठीक है, तो हम लोग अलग तरीके से इसके डेफिनेशन को समझेंगे, है ना। वो वहां के हिसाब से सही था, उस टाइम के हिसाब से सही था, लेकिन आज के हिसाब से वो सही नहीं है, वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले 9th क्लास में क्या था। क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े थे? When force is applied on the body and body gets displaced, then it is said to be work has been done, work has been done on the body। When force is applied on the body and body gets displaced, then it is said to be work has been done on the body। ये क्लास 9th की हमारी स्टोरी थी। ठीक है, बचपन की ये कहानी थी। हम लोग क्या लिखते थे इसके फार्मूले में? वर्क इक्वल्स टू क्या लिखते थे? फोर्स इनटू
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, ये हमारा क्या था, फार्मूला होता था कहां पर, क्लास 9th में। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्क का, कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, जैसे मान के चलिए डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे क्ले हो गया हमारा, है ना, क्ले हो गया, मिट्टी का जो जो गीला करके देते हैं, या मतलब रबड़ का बॉल हो गया, है ना, मैं एक रबड़ का बॉल ले लिया इसमें। ठीक है, अब इस रबड़ के बॉल को यदि मैं दोनों तरह से कंप्रेस करूं, इस रबड़ के बॉल को या रबड़ के ऑब्जेक्ट को, या ऑब्जेक्ट, रबड़ के ऑब्जेक्ट को एफ फोर्स मैंने इधर से लगा दिया और एफ फोर्स मैंने इधर से लगा दिया, एफ फोर्स मैंने इधर से लगाया और एफ फोर्स मैंने इधर से लगाया। ठीक है, दोनों पे इक्वल फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिए। तो अच्छा ये बताइए आप, ये बताइए क्या इस बॉडी का सेंटर खिसकेगा? मैंने इधर से भी फोर्स लगाया, इधर से भी फोर्स लगा दिया और इधर से भी फोर्स लगा दिया, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा ये, लेकिन डिफॉर्मेबल ऑब्जेक्ट है, रबड़ का बना हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने, यहाँ पे आप जिस पॉइंट पे लगाए हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, है ना, इस तरह से आ जाएगा, मतलब फोर्स अब यहाँ पर एक्ट करेगा इस वाले पोजीशन पे, इधर से ये वाला रबड़ का बना हुआ है तो क्या होगा, डिफॉर्म होके आएगा। समझ रहे हैं, अब ये वाला हमारा शेप हो गया ना, ये वाला हो गया, मतलब फोर्स का डायरेक्ट, ये जो फोर्स है, बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर था यहाँ पर, ये यहीं पर है, पहले यहीं पे था, अब भी यहीं पर है, तो बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। प्रीवियस डिफिनेशन से, प्रीवियस यदि हम लोग, प्रीवियस यदि इससे बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इसके अनुसार क्या होना चाहिए, वर्क डन क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए, वर्क डन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से, इस डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, वर्क डन 0 होना चाहिए, क्योंकि बॉडी में तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन क्या एक्चुअली में हमने इस पर वर्क नहीं किया है क्या? आप सोचिए जरा सा, आपके पास रबड़ का बॉल है, आपने उसको क्या किया, कंप्रेस किया हाथ से, है ना, कंप्रेस किया तो क्या डिफॉर्मेशन होगा उसमें, दबेगा वो, उसके बाद मैंने, आपने उसको क्या किया, छोड़ दिया, फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो क्या अपने आप आ जाएगा वो, अपने आप शेप में आ जाएगा, वो कैसे आया, आपने कुछ वर्क किया उस पर, उसमें कुछ एनर्जी दिया, तब तो उस, वो एनर्जी लेकर के वापस से आ गया उस स्टेट में, प्रीवियस स्टेट में। इसका मतलब है कि जब आप बॉल को कंप्रेस कर रहे थे, उस टाइम पे आपने पोटेंशियल एनर्जी दे दिया किसमें, बॉल में, यस, पोटेंशियल एनर्जी दे दिया किसमें, बॉल में, तो वही जाकर के वो पोटेंशियल एनर्जी क्या वापस से क्या हुआ, अपना एनर्जी का क्या किया, लूज करके फिर से वापस आ गया अपने स्टेट में। ठीक है, यही स्टोरी इसमें है, ये रबड़ का है, ये रबड़ का है, और हमने इधर से फोर्स लगाया, तो ये फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, वो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो गया, यहां पर पहले फोर्स लग रहा था, अब फोर्स अब इस पॉइंट पे लग रहा है, यहां पर फोर्स लग रहा था, अब पॉइंट इस फोर्स पे लग रहा है। ठीक है, मतलब फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज हो गया, जो फोर्स यहां पर इस पॉइंट पर लग रहा था अब इस पॉइंट पर लग रहा है, जो फोर्स यहां पे लग रहा था अब इस पॉइंट पे लग रहा है। बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन
फोर्स का जो एप्लीकेशन पॉइंट है, फोर्स जो इस पॉइंट पे लग रहा था अब यहाँ पे लग रहा है, जो फोर्स यहाँ पे लग रहा था ये डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे आ गया है। सिमिलर वे में मान के चलिए हम लोग स्प्रिंग के एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। ये हमारा कोई स्प्रिंग है, इधर से इसको क्या किए, इधर से इसको क्या किए, एफ फोर्स लगा दिए, इधर से भी क्या किए, इसको एफ फोर्स लगा दिए, और ये हमारा सेंटर है ना, स्प्रिंग का सेंटर है कहीं पे। तो हमने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाया, भाई तो स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। इसके अनुसार प्रीवियस वर्क डन, इसके अनुसार प्रीवियस जो है हमारा फर्स्ट कंसेप्ट से क्या आना चाहिए, वर्क डन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, है ना। लेकिन क्या इस पर हमने वर्क नहीं किया है। आप मान के चलिए इसको कंप्रेस किए, कंप्रेस करने के बाद ये यहाँ पे आ गया, इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स, एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट एक्स हो करके ये यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है, अब ये जो फोर्स का है वैल्यू अब यहाँ पे लग रहा है, मतलब और यहाँ पर डिस्प्लेस होकर के ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, एक्स डिस्प्लेसमेंट होकर के, और फोर्स अब यहाँ पे लग रहा है इस जगह पे के अनुसार, पहले यहाँ पे फोर्स लग रहा था। समझ रहे हैं आप बात को। बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, प्रीवियस अनुसार होता था कि बॉडी डिस्प्लेस कर जाती थी, लेकिन बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के जगह पे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी के जगह पे यहाँ पे आएगा क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, समझ गए। तो ये हमारा न्यू करेक्ट डेफिनेशन है। अब हम लोग इसको लिखते हैं, इस करेक्ट डेफिनेशन को, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, करेक्ट डेफिनेशन ऑफ वर्क क्या है, व्हेन force is, when force is applied on the body, when force is applied on the body and when force is applied on the body and displacement of the displacement of the point of application of point of application of displacement and displacement of the point of application of force, then it is said to be, then it is said to be work has been done on the body, on the body, and displacement of the point of application of force, then it is said to be work has been done on the body. That means work equals to force into displacement of
point of application, displacement of point of application। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये हो गया हमारा करेक्ट डेफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी आप समझ लीजिए क्या होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? द पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, द पॉइंट वेयर force is, the point where force is applied, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारी कहानी है किसका? डेफिनेशन ऑफ वर्क का। ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि वर्क क्या होता है। एक एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पेन से इस बोर्ड पे लिखा, ठीक है, इस पेन से इस बोर्ड पे लिखा। आपको पूछा जाए कि फाइंड वर्क डन बाय पेन ऑन द बोर्ड, कितना होगा? फाइंड वर्क डन बाय पेन ऑन द बोर्ड। इस पेन से इस पेन से मैं क्या किया? इस तरह से लिखा। तो देखिए, ये पॉइंट पे यदि हमने फोर्स लगाया तो क्या बोर्ड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है? क्या बोर्ड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। जिस पॉइंट पे हम पॉइंट लगा रहे हैं, इसको जिससे लिख पा रहे हैं, इस पर यदि मान लो फोर्स लगाया तो भाई इस बोर्ड का पॉइंट नहीं, बोर्ड का कुछ भी हिल नहीं रहा है, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो पेन के द्वारा इस बोर्ड पे कितना वर्क किया गया? फाइंड वर्क डन बाय पेन ऑन द बोर्ड, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन है ना। पेन का मतलब यहां पर भी फ्रिक्शन ही फोर्स होगा। पेन का मतलब बोर्ड पे फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया है ना। पेन का मतलब वही होगा। फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द पेन, ऑन द पेन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द पेन। फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क किया है? फ्रिक्शन फोर्स देखिए, यहां से हम चलना स्टार्ट किए, यहां से हम चलना स्टार्ट किए, इसका पॉइंट देखिए, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसका चेंज हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे था, फिर यहाँ से चेंज हो रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हमेशा पीछे की तरफ लगता है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज हो रहा है। कहने का मतलब है जो फ्रिक्शन फोर्स का जो आएगा ये निगेटिव आएगा, इसको हम लोग देखेंगे, ये निगेटिव आएगा। फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे की तरफ, और हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? आगे की तरफ। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो होगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन द पेन, ये निगेटिव आएगा, है ना। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज निगेटिव से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से हम लिख पा रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या कहा? पीछे की तरफ, हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स इस वाले इसके पेन के नीब पे कितना वर्क कर रहा है ना, पेन के नीब पे। तो नीब पे फ्रिक्शन फोर्स इसमें लग रहा है और नीब क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, तो भाई डिस्प्लेस हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा इसमें? फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन कितना आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, ये स्टोरी भी समझ गए आप। दूसरा स्टोरी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास, ये भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, समझ में नहीं आता रहता है कि जैसे आपके पास कोई बॉल है ना, आप उसको
1 मीटर हाथ में रखे, उसके बाद रिलीज कर दिए। ठीक है, आप उसको, कोई बॉल है 10 केजी मास का, 1 केजी मास का, ये 10 केजी मास का नहीं उठा पाइएगा, 1 केजी मास ले लेते हैं। कोई बॉल है 1 केजी मास का, है ना, उसको 1 केजी मास को लेकर के मैंने 1 मीटर तक हाथ में रखा, फिर उसको रिलीज कर दिया, तो वो एक्स्ट्रा 100 मीटर मान लेते हैं चला गया। 1 मीटर तक इस पर मैंने फोर्स लगाया है, 1 मीटर तक इस पर मैंने फोर्स लगाया है। ये 1 केजी का ब्लॉक है और ये आगे चला गया कितना, 100 मीटर चला गया। मैं जो यहां से इसको रिलीज किया 1 मीटर के बाद, ये 100 मीटर तक चला गया। तो हम लोग कितना बोलेंगे, इस पर कितना वर्क हुआ है, तो वर्क डन बराबर अपन लिखेंगे यहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मान लेते हैं इस पर कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स कितना है 10, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 प्लस 1, ये कितना हो गया 10 से 10, 10 से 10 जूल। लेकिन ये गलत है, 10 से 10 जूल नहीं होगा। कोई ये भी कह सकता है कि भाई इसका 10 से 10 जूल होगा वर्क डन, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, मान के चलिए आप सोच सकते हैं कि ये तो कोई दवाल वाल है, बाद यहाँ पे मान के नहीं हो तो बॉल कितनी दूर भी जा सकता है, इन्फिनिट डिस्टेंस जा सकता है। तो क्या मैंने इन्फिनिट वर्क किया है इस पर, इन्फिनिट वर्क किया है, नहीं बिल्कुल नहीं, इन्फिनिट वर्क तो नहीं किया है इस पर, मैंने 1 मीटर तक उसको दे करके रिलीज कर दिया है। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, वर्क बराबर हो यहाँ पर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 1 मीटर, दैट इज 10 जूल मैंने क्या किया है इस पर वर्क किया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी इसके बॉल के पास है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जाएगा ये जहां भी जाना होगा। लेकिन हमने वर्क कहां तक किया है, जब तक हमारे हाथ में था ये, जब तक हमारे हाथ में था, हाथ से छोड़ने के बाद ये कितना दूर गया है उसका वर्क में कंसीडर नहीं करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। जब तक हमारे हाथ में था, जब तक हमारे ये कांटेक्ट में था, तब तक हमने इस पर क्या किया है, वर्क किया है 10 न्यूटन का, और ये क्या आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा, है ना। इसके पास यहाँ से रिलीज करेंगे, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी के काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, इसी कारण से कहीं भी जा सकता है, कितनी दूर भी जा सकता है। तो आप इस कंसेप्ट को आप सीखे कि नहीं सीखे कि भाई इसका डिस्प्लेसमेंट 101 इंटू 10 ये नहीं होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 10 इंटू 1 ये कितना होगा 10 जूल होगा। ठीक है, तो इतना चीज आप लोग सीख लिए, और इसके बारे में हम और अच्छी अच्छी बातें अभी करते हैं। इसको थोड़ा सा आराम से आप लोग इत्मीनान से, जो चीज मैं आपको बताया हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है उसको देखिए आप लोग। इस पर हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आप समझ गए कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से रिलेटेड एग्जांपल मैंने लिया था, फिर उसके बाद एक डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, कितना लेंगे, वो चीज आप समझ गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना यदि हम लोग समझ गए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि भाई कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वर्क, है ना। पहले हम लोग हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट फोर्स, है ना, पहले हम लोग फोर्स को क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे, है ना। कोई कांस्टेंट फोर्स के द्वारा
जब हमारे पास कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो उस केस में हम लोग कैसे, हम लोग देखते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये इंपॉर्टेंट है ना। आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए और मैं थोड़ा सा अपना और एफर्ट लगा कर इसको बताता हूं आपको, है ना। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमारा यदि फोर्स कांस्टेंट है, हम जब भी हम लोग फोर्स निकालते हैं, ये सॉरी वर्क डन निकालते हैं तो क्या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। लेकिन हम देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल भी होगा, तो भाई इस तरह के केस में कैसे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। ये हमारा फोर्स वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको बीच में दो एंगल है थीटा। ये हमारा क्या हो गया, फोर्स वेक्टर हो गया। ठीक है, तो फोर्स वेक्टर को क्या, इसमें जो वर्क डन आता है ये आता है एफ डॉट एस वेक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं एफ इंटू एस कॉस थीटा, जहां पर एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ है वेक्टर का, और एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर है। जहां पर एफ एफ क्या है, फोर्स फोर्स अप्लाइड, और एस वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी नहीं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, है ना। अब आप लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड। ठीक है, अब देखिए कितना चीज आप समझ गए। और एफ जो है, ये एफ वेक्टर जो होता है, ये इसका मॉडल निकालते हैं, ये एफ होता है, मींस मैग्नीट्यूड ऑफ, ये एफ क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर, है ना। इसी तरह से इसका यदि एस वेक्टर करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये क्या होगा, एस। ठीक है, तो हम यदि इसका मैग्नीट्यूड एफ है, इसका मैग्नीट्यूड एस है। बिल्कुल सही, ये हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला अपने पास, क्या, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अब आइए इस एफ एस कॉस थीटा को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं। पहला देखिए, तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूं, एफ को एफ बाहर कर लेता हूं और एस कॉस थीटा को अंदर कर लेता हूं। ठीक है, ये एस कॉस थीटा देखिए तो क्या है, एस कॉस थीटा देखिए तो क्या है, ये यदि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये यदि फोर्स वेक्टर है, इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा। ठीक है, हाँ, तो एफ एस कॉस थीटा। अब ये एफ, ये एस कॉस थीटा जो है, एस कॉस थीटा यदि फोर्स के यदि पैरेलल, यदि हम ये फोर्स के यदि पैरेलल करें और इसके परपेंडिकुलर यदि रिजॉल्व करें, फोर्स के परपेंडिकुलर और उसके पैरेलल, है ना। तो ये एस कॉस थीटा देखिए तो क्या है, एस कॉस थीटा ये हो गया, मींस एस कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फोर्स के डायरेक्शन में, मतलब W इक्वल्स टू हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहे हैं? उसी एस cos थीटा को मैंने क्या किया, एक साथ कर लिया और एफ बाहर में है, मीन्स डब्ल्यू इक्वल टू हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब कुछ इस तरह से और कहानी को बना सकते हैं क्या? कैसे? ये हमारा हो गया बी। मैं क्या करता हूं, अब इस बार एफ के साथ में cos थीटा को ले लेता हूं और एस को बाहर कर देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एफ cos थीटा आपको क्या लगता है क्या होगा? ये तो आप जानते हैं ना, इसमें तो रेजुलेशन में आपको माहिर कर दिया हूं मैं। अब एफ वेक्टर है, ये थीटा वेक्टर है, ये एस वेक्टर है। एफ cos थीटा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल में ये क्या है, एफ cos थीटा, और ये क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, सॉरी टेढ़ा हो जाता है यार, एफ cos थीटा, और ये क्या है, एफ sin थीटा, है ना? इसको बताने के चक्कर में टेढ़ा हो जाता है। एस इक्वल टू क्या हो गया, एफ cos थीटा, और ये क्या हो गया, एफ sin थीटा। एफ का कैसे रेजोल्यूशन निकालते हैं हम लोग, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, है ना? एफ cos थीटा हो गया इसको। अब एफ cos थीटा क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट इन द डिस्प्लेसमेंट हो गया इनटू फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मींस इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, फोर्स इन द force in the direction of force in the direction of displacement into displacement। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, यदि हम लोग को मान के चलिए एफ डॉट एस, अब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना, मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, हम लोग कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या करेंगे, एफ डॉट एस करेंगे, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रहेगा तो फोर्स का भी कोई रहेगा वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, और एस भी वेक्टर के फॉर्म में दिया रहेगा, कैसे करेंगे, एफ डॉट एस करेंगे। ठीक है तीनों के तीनों, चारों के चारों, ये जी मतलब एक ही। जब फोर्स के बीच में क्या रहेगा आपको, जब दो फोर्स के बीच में आपको क्या पता रहेगा भाई, एक फोर्स, उसका डिस्प्लेसमेंट और उसके बीच का एंगल, तो आप इस तरह से निकाल लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अब इस तीनों तरीकों से मैं आपको समझाता हूं एक एग्जांपल लेकर के कि तीनों तरीके से हम लोग कैसे फोर्स को फाइंड करेंगे, जिसका जहां पर यूज होगा, जो जहां पर क्या होगा आसान लगेगा, आप उसका अप्लाई कीजिएगा। तीनों है एक ही चीज, आपको मैंने तीनों समझा दिया। अब आइए न्यूमेरिकल देखते हैं इस। ये कोई रॉड है जिससे ये एल लेंथ का है, एम केजी का क्या हुआ, एक बॉल लटका हुआ है, इसको यहां से रिलीज कर दिया गया और ये यहां पर पहुंच गया है। कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी ने इस पर कितना वर्क किया है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। आइए इसको जो जो हम लोग मेथड पढ़े हैं, सारे मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एम मास का है, इसका ग्रेविटी कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, एम जी। ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये एल, ये एल, ये 90 डिग्री, मतलब ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
ये कितना है एल, ये एल, तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो जाएगा रूट टू एल। ठीक है, पहला क्या है एफ इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट along the force, डिस्प्लेसमेंट along the force, ये क्या था F into डिस्प्लेसमेंट along the डिस्प्लेसमेंट along the force, along the force का डिस्प्लेसमेंट कितना है mg भी नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट कितना है ये l। समझ रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कितना है l, तो m ये डिस्प्लेसमेंट along the force, तो फोर्स कितना है mg इनटू डिस्प्लेसमेंट along द फोर्स, तो डिस्प्लेसमेंट along द फोर्स कितना हो गया l, mg और l, along द फोर्स का डिस्प्लेसमेंट कितना है l, तो अपन डायरेक्टली लिख दिया क्या mg l। सेकेंड नंबर में क्या है f इक्वल्स टू क्या था f इंटू s cos थीटा, ये चीज तो हो गया। f cos थीटा इंटू s, अब f cos थीटा ये क्या है mg, ये क्या है mg, ये यदि 45 है तो ये कितना होगा 40। अब कह रहा है कि भाई f cos थीटा एक फोर्स किधर आएगा f cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में क्या आएगा mg cos 45 डिग्री इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है ये रूट टू एल। ठीक है, तो ये कितना हो गया mg अपॉन रूट टू इंटू रूट टू एल, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया हमारे पास mg l, ये भी mg l। देख रहे हैं, तो आपको इसमें भी mgl इसमें भी mgl है, आप कोई एक सा मेथड यूज करेंगे लेकिन जहां पर जो आसान होगा उसको आप अप्लाई कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है ना, ये y हो गया और ये x हो गया, ये y हो गया और ये x हो गया। mg तो हमेशा क्या है डाउनवर्ड है, इसको मैं पॉजिटिव x होता है ये तो आप पता है, और ये पॉजिटिव y होता है, बाकी इधर निगेटिव, ये mg क्या है डाउनवर्ड है, इसको कैसे लिखेंगे अपन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में mg j कैप, है ना, mg और नीचे की है तो -j, तो -j इसका मैग्नीट्यूड क्या है mg और डायरेक्शन क्या है -j मींस नेगेटिव y डायरेक्शन में। और s वेक्टर जो है ये क्या है s वेक्टर है अपना रूट टू एल, को यदि आप इसका रेजोल्यूशन करेंगे तो रूट टू एल इधर की तरफ कितना आएगा रूट टू एल cos 45 कितना आएगा cos 45 कट जाएगा, रूट टू कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा -l इनटू क्या जे कैप। उसके बाद ये क्या है रूट टू एल इधर के डायरेक्शन में कितना आएगा cos 45, तो क्या आएगा -l i कैप, -l i कैप। अब यदि इस तरह से आप लोग वर्क डन निकालेंगे तो ये क्या आएगा f डॉट s वेक्टर, f डॉट s वेक्टर। तो आप इसको यदि j को j से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, और इसका तो ये क्या है तो ये 0 i है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और j का हम लोग क्या करते हैं j के साथ में करते हैं तो mg माइनस l कितना हो गया mgl। तो सारे केस में mgl आया है।
तो हम लोग इस सारे केस में हम लोग देख लिए कि किस तरह से क्या करेंगे, फोर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, और ये क्या है इस केस में, फोर्स क्या है हमारा, कांस्टेंट फोर्स है ना। ध्यान रखिएगा, फोर्स क्या है, कांस्टेंट फोर्स है। और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। ठीक, सब केस में इस तरह से हम लोग वर्क डन फाइंड करेंगे। अब हम लोग ये जो डब्ल्यू एफ एस कॉस थीटा है ना, ये क्या हो गया अपना थीटा एस वेक्टर वेक्टर। तो वर्क डन जो है, वर्क डन ये पॉजिटिव आएगा व्हेन थीटा इज एक्यूट, है ना। कॉस थीटा क्या होता है, एक्यूट एंगल पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव आएगा व्हेन थीटा इज क्या, ऑब्ट्यूज, मीन्स थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये क्या है थीटा लेस देन 90 डिग्री। और वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, इतनी सारी कहानी है कांस्टेंट फोर्स के लिए। आप लोग इसको देखिएगा, है ना। इस कहानी को आप लोग देखिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकेंड जो है वेरिएबल फोर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद।